आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं दीपा मैथमेटिक्स के इस सफर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से हमारे साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का हमारा टारगेट क्या होने वाला है, तो आज का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टारगेट है, वो है हमारा लैग्रांजेस इक्वेशन। ठीक है, इससे पहले मैंने इस पूरा जो चैप्टर है हमारे पास, इसमें मैंने सॉल्वेबल फॉर पी, सॉल्वेबल फॉर वाई, सॉल्वेबल फॉर एक्स आपको कंप्लीट करा दिया है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अब तक आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज जाके उनको जरूर देखना, क्योंकि वहां से आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। वो सिर्फ ग्रेजुएशन या मास्टर से रिलेटेड नहीं है, वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप MSc एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे हो या IIT JAM का हो या CSI नेट का हो, ठीक है, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एंड देन जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम है उनके लिए भी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम आज का टारगेट जो है वो है हमारा लैग्रांजे इक्वेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि लैग्रांजेस इक्वेशन किसको हम बोलते हैं, ठीक है, और किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, इसके बाद हम वो देखेंगे। देन फिर वन बाय वन के क्या है एग्जांपल और क्वेश्चंस को हम डन करेंगे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो लैग्रांजेस इक्वेशन किसे कहते हैं। देखो, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस, अगर मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आपके सामने आ गई, जहां पर मेरे पास जो है फाई ऑफ पी एंड एफ ऑफ पी जो है वो आर फंक्शंस ऑफ ओनली पी, पी के ही क्या है बेटा फंक्शंस है, तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलेंगे लैग्रांजे इक्वेशन। और एग्जांपल के तौर पे ये दे दिया, तो देखो इसको डिटेल में कैसे समझते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे रीड आउट करके दिखा दिया कि ये हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है बेटा, सभी को विजिबल है अच्छे से, क्लियर। अब देखो कह क्या रहे हैं कि मेरे पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने आए, अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास y इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर x हो, y इक्वल टू x हो, यहाँ पर मेरे पास क्या है बेटा, इस पोर्शन में और इस पोर्शन में, जो ये मैं पोर्शन यहाँ पे बना रही हूँ, इसमें आपको क्या है, यहाँ पर सिर्फ p के ही फंक्शन दिखाई देने चाहिए, मतलब p में ही आपको वैल्यू दिखाई देनी चाहिए। कैसे, यहाँ पर मेरे पास कोई ना कोई फंक्शन बैठेगा जिसमें आपको p का ही फंक्शन दिखाई देना चाहिए, और यहाँ पर भी p का। अगर मेरे पास कोई भी इक्वेशन इस तरीके की हो, y इक्वल टू p का फंक्शन x, मतलब y इक्वल टू x रख लो, यहाँ पे कोई p का फंक्शन और प्लस में p का फंक्शन, ठीक है। अगर आपको सिर्फ p के ही होने चाहिए, यही चीज बोली है कि अगर मेरे पास कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, जहां पर y इक्वल टू x, ये चीज ध्यान रखना, केवल p का फंक्शन प्लस p का फंक्शन, ठीक है, तो मेरे पास ये सिर्फ ओनली जो है वो केवल p के ही फंक्शन है, इसके ये नहीं है कि साथ में x आ जाए, कुछ नहीं, y इक्वल टू x होना चाहिए और वहां पे भी p का फंक्शन प्लस के p का फंक्शन। इस तरीके की अगर आपको फॉर्म दिखाई देती है तो उसको बोलेंगे हम लैग्रांजे इक्वेशन। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा, y इक्वल टू x, यहाँ पे p स्क्वेयर प्लस के p, तो देखो y इक्वल टू एक्स आपने चेक किया, यहाँ पे p का फंक्शन प्लस के p का फंक्शन, इस तरीके से आपने देखना है कि y इक्वल टू एक्स हो, यहाँ भी p का फंक्शन दिखाई दे रहा है प्लस के p का फंक्शन, तो यही आपका एग्जांपल यहाँ पे दे दिया। दिस इज द लैग्रांजे इक्वेशन। जो इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दिखाई देगी उसको हम बोलेंगे लैग्रांजे इक्वेशन। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, फंडा क्लियर हुआ कि किस तरीके से करना है। सिंपल सा फंडा, y इक्वल टू एक्स, p का फंक्शन प्लस p का फंक्शन, ये चीज देखना, y इक्वल टू एक्स, p का फंक्शन प्लस p का फंक्शन। अगर ऐसी फॉर्म आपको दिखाई दे तो उसको बोलते हैं लैग्रांजे इक्वेशन। अब लैग्रांजे इक्वेशन देखो, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसी की हेल्प से हम अगला क्लियर रूट इक्वेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें भी जानेंगे। पर मेन चीज है यहाँ पर आपको लैग्रांजे इक्वेशन अच्छे से समझ लिया आपने, क्योंकि इसी की बेस पे मैं अगला जो है अपना देखो ये वाला क्लियर रूट इक्वेशन, इसी के बेस पे मैं आपको समझाऊंगी। तो ये चीज ध्यान रखना कि हमारे पास y इक्वल टू एक्स, p का फंक्शन प्लस p का फंक्शन, ठीक है, ऐसी फॉर्म दिखाई। अब आपके सामने, ठीक है मैम, ऐसी फॉर्म आएगी, ओके, पर हमें इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। लैग्रांजे इक्वेशन हमारे सामने आ गई, तो देखो बेटा ये आपको पहली बार नहीं दिख रहा है, ठीक है,
इस टाइप से आप पिछले उसमें क्वेश्चंस जब मैंने सॉल्वेबल फॉर वाई आपको करवाया था, ठीक है, सॉल्वेबल फॉर वाई के भी मैंने करवाए हैं, उसमें भी आप ये क्वेश्चन इस तरीके के सॉल्व कर पाए हो, ठीक है। पर वहां पे हमें ये नहीं पता था कि इस तरीके की फॉर्म बनेगी, तो वो मेरे पास क्या होगा बेटा, लैग्रांज इक्वेशन होगा, ठीक है। तो इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने का सेम पैटर्न है बेटा, एक तरीका है। पीछे का जितना भी बेसिक आपने पढ़ा है वो सब इम्पोर्टेंट है, उसी का यहाँ पे यूज भी होने वाला, मतलब उसी तरीके से ही है, ओके। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाना चाहूंगी बेटा, 1 मिनट, मैं वही क्वेश्चंस यहाँ पे ढूंढ रही हूँ जिसमें हमने 1 मिनट वाई वाले में आएंगे, ये तो एक्स वाले चल रहे हैं। एक मिनट, ये एक्स की थी, ओहो, इसमें इस वाली पीडीएफ में ना वो है नहीं है, सॉल्वेबल फॉर वाई वाले ना इसमें है नहीं, इसमें एक्स वाले हैं, इस वजह से वो दिखा नहीं रहा। तो मैं थोड़ा सा हिंट आपको यहाँ पे दे देती हूँ, मेरे को लगा कि यहाँ पे होंगे वो, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए होंगे जिसमें आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज भी किया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेरे पास है नहीं वो वाली पीडीएफ जिसमें मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो वहां पे मैं आपको हिंट दे देती हूँ और 1 मिनट में क्वेश्चन देख भी लेती हूँ बुक से, ठीक है। बुक से आपको देख के बताती हूँ, मेरे पास यहाँ पे आप एक्सरसाइज देख लेना अपनी, 1 मिनट। आप देख लेना क्वेश्चन नंबर, ये है हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर है 16, y इक्वल टू p प्लस के p स्क्वायर x, जो अभी मैंने यहाँ पे आपको बताई भी है, दिस p स्क्वायर x प्लस के p, इसका सॉल्यूशन हमने जो है एक्सरसाइज 2.2 में निकाला हुआ, ये क्वेश्चन है हमारे पास। उससे अगला भी है मेरे पास y इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 18, तो मतलब वहां पे हमने काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे करे हैं, ठीक है, इस तरीके की फॉर्म में। तो मैं वही चीज आपको बताना चाह रही थी बेटा। अब देखो इन वाले क्वेश्चंस में जब हमने ये क्वेश्चंस करे थे तो वहां पर हमने सॉल्वेबल फॉर वाई से उनको सॉल्व किया था, तो वहां पर हमारे पास मैंने आपको बोला था सबसे पहला टारगेट तो यही रखना कि आपके सामने क्या होगा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड का यूज होगा, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करो। फिर उसके बाद मैंने कहा कि आपको कोशिश करनी है, कि मैंने हिंट भी बताया था कि किस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो यूज होगा वो हमारे पास क्या होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला कंसेप्ट, पहले सेपरेबल फिर लीनियर वाला, अगर उससे भी नहीं बन पाता तो फिर आप होमोजीनियस वाला चेक करके देन तब अनदर वेरिएबल पुट करके वहां से निकाल लेना, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको देखो यहाँ पे बता भी दिए बुक में से देख के, एक क्वेश्चन यही है जो मैंने आपको पीछे यहाँ पर दिखाया, ये तो ये इसका सॉल्यूशन हम निकाल चुके हैं। तो हमारे पास सॉल्वेबल फॉर y में जो हमने किया है ना, कि हमारे पास क्या है भाई, y से सॉल्व हो रहा है तो dy अपॉन dx निकालो, dy अपॉन dx निकाला, फिर मैंने वहां पर आपको बताया कि यहाँ पे मतलब वेरिएबल तो सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं, बट आप देखो x और p प्रेजेंट है, तो इसमें एक बार कौन है x, तो हम पलट के लिख के फिर उसमें वहां से उनकी वैल्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के सॉल्यूशन निकालते हैं। तो वही पूरा फंडा यहाँ पे है,
ऐसा नहीं है कि आप लेग्रांजे वाले में कुछ नया सीखने वाले हो, कुछ अलग सीखोगे, नहीं। जो आप पीछे काम कर चुके हो वही है यहाँ पर। जितनी भी मैंने सॉल्वेबल फॉर पी, वाई और एक्स आपको कराया है, अगर उनमें से हमारे पास जो इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आपको दिखाई देगी, वाई इक्वल टू एक्स पी का फंक्शन प्लस पी का फंक्शन, इस तरीके से आपको दिखाई देगा, तो उसको हमें लेग्रांजे इक्वेशन बोलना। और इसको जो सॉल्व करेंगे हम सॉल्वेबल फॉर y से, क्योंकि y इक्वल टू एक्स पी का फंक्शन, क्योंकि सॉल्वेबल फॉर उसके लिए हम क्या बात करते थे कि x y p तीन है। y के लिए अगर मैं बात करी तो क्या मैं y को रिमेनिंग दो के टर्म में एक्सप्रेस कर सकती हूँ? तो यहाँ पे देखो, क्या y को मैं x और p की टर्म में लिख पा रही हूँ? यस। तो यहाँ पर हम सॉल्वेबल फॉर y वाला फंडा लगाएंगे, वही पूरा का पूरा पैटर्न करेंगे, ठीक है। तो कहीं कुछ चीज अलग से नहीं है, जो चीज मैं आपको सिखा चुकी हूँ उसी का यूज यहाँ पर हो रहा है, ठीक है बेटा। आगे बात समझ क्लियर हो गया? और इसका सॉल्यूशन मैं करा चुकी हूँ, देखना वहां पे जाके, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रही थी कि सॉल्वेबल फॉर पी, वाई और एक्स को आप जरूर करना, ठीक है। और मैंने ये हिंट आपको बता दिया कि इसमें कौन सा मेथड जो है अप्लाई होना है। अब मेरे पास यहाँ पे टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है उसको हमने बोल दिया लेग्रांजे इक्वेशन। भाई लेग्रांजे इक्वेशन, अब सिंपल सा फंडा है, y को किसकी टर्म में लिख पा रहे हो आप? x एंड p की टर्म में। तो इसको हम किससे सॉल्व करेंगे? सॉल्वेबल फॉर y से। सॉल्वेबल फॉर y से सॉल्व करेंगे तो सिंपल पहला स्टेप क्लियर हो गया। दूसरे स्टेप में हम क्या निकालते हैं? dy अपॉन dx। तो मैं इसका क्या करूंगी? डेरिवेटिव करूंगी विद रिस्पेक्ट टू x। तो कुछ नया नहीं सीख रहे हो, जो सॉल्वेबल फॉर y है वही हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। तो जो पुरानी चीजें होती है ना, वो हमारा यहाँ पे मैथमेटिक्स में ऐसा कभी नहीं होता कि आपने ये पढ़ा और इसका काम खत्म, नहीं। जो आप पढ़ रहे हो वो अगले चीजों में आपका यूज होगा ही होगा। चैप्टर भी उसी हिसाब से दिए जाते हैं। देन हर कंसेप्ट, चाहे वो 6th क्लास में आपने पढ़ा हो, 7th में पढ़ा हो, 8th में पढ़ा हो, हर कंसेप्ट आप यहाँ पर भी यूज कर रहे हो। आपने देखा होगा बीएससी एमएससी करी, आपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो हर जगह कोई ना, भाई ऐसा नहीं होता कि 6th क्लास हमने पास कर ली भाई भाड़ में जाए, ऐसा नहीं है। वो कंसेप्ट भी आपको माइंड में रखना है। छोटी छोटी चीजें आप पढ़ के तब इतनी बड़ी क्लास में आप पढ़ रहे हो। आगे बात समझ? तो यही चीज है, अगर इस चैप्टर के शुरू से ही आप करके चलोगे तो ये चीजें तो आपके लिए आसान है। ओके, तो यहाँ पे हम लेग्रांजे इक्वेशन का देखो किस तरीके से, हमें पता है ये कुछ हो नहीं, सॉल्वेबल फॉर y से सॉल्व करना है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, आता है बहुत बढ़िया तरीके से मैम ने कराया हुआ है, ठीक है। आगे बात समझ? तो यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा? dy अपॉन dx निकालना। dy अपॉन dx आप कैसे निकालते हो? ठीक है, इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, कर दिया। स्टेप फर्स्ट तो हो गया कि ये सॉल्वेबल फॉर y से सॉल्व होगा। स्टेप नंबर 2 में टू फाइंड करना है हमें dy अपॉन dx। अब देखो यहाँ पे x और p है, तो यहाँ पे फर्स्ट और उसका सेकंड का रूल लगेगा, x एज इट इज, इसका क्या हो जाएगा मेरे पास? फाई का फाई डैश p और dp अपॉन dx, ठीक है, प्लस फाई p एज इट इज, x का x के रिस्पेक्ट में 1। सिमिलरली f का क्या होगा? f डैश, इसका डेरिवेटिव करोगे और फिर p का डेरिवेटिव करोगे x के रिस्पेक्ट में dp अपॉन dx। तो यही लाइन पूरी की पूरी यहाँ पर लिखी हुई है, कुछ और नहीं लिखा हुआ, ठीक है बेटा। आगे बात समझ? क्लियर हो गया फंडा? अब ये इतना काम करने के बाद अगला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप क्लियर, दूसरा स्टेप क्लियर, तीसरा स्टेप dy अपॉन dx की जगह आपको पुट करना होता है p। तो आप यहाँ पर पुट करोगे, दिस इज द स्टेप नंबर 3, इसकी जगह यहाँ पर p क्या है आप पुट कर दोगे, ठीक है बेटा। इसकी जगह p पुट करने के बाद आपका काम क्या है बेटा? इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है और फिर आगे की कहानी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? इसको रीअरेंज करोगे तो मेरे पास यहाँ तक ये आ गया पोर्शन, ठीक है। तो dp अपॉन dx वाले एक साइड कर लो, विदाउट dp अपॉन dx वाले एक साइड। तो मेरे पास यहाँ पे p है, देखो इसमें dp अपॉन dx है इसमें, तो इनमें से दोनों में से आ गया कॉमन, बचा क्या यहाँ पे? ये और ये वाला पोर्शन। इसमें नहीं है, ये प्लस में इधर आके बेटा माइनस में। इतना यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सिंपल है ना,
सोल्वेबल फॉर वाई तो आपके प्रॉपरली माइंड में सेट होगा, है ना मेरा बेटा। तो यहाँ पे क्या करना है, डीपी अपॉन डीएक्स वाले एक साइड और जो विदाउट डीपी अपॉन डीएक्स वाले वो एक साइड कर लिए बेटा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ से डीपी अपॉन डीएक्स निकालूं, उन क्वेश्चंस में भी यही प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि बट हम उसको सॉल्वेबल फॉर वाई से उस टाइम पे कर रहे थे, तो हमारे पास हमें नहीं पता था कि लेग्रांजे इक्वेशन, अगर लेग्रांजे इक्वेशन है तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही पर्पस जो है यूज होएगा, ठीक है, ये चीज याद रखना। अगर हमारे पास y इक्वल टू एक्स ओनली p का फंक्शन प्लस p का फंक्शन, इस तरीके की जो लेग्रांजे इक्वेशन आपके सामने आ रही है, तो जब हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ये चीज आपको पता है सॉल्वेबल फॉर y वाला ही फंडा अप्लाई होना है, पर इसमें जब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो वहां पर लेग्रांजे इक्वेशन का यूज करोगे आप। यहाँ से ये हिंट अब पक्का हो चुका है, पहले मैं आपको बताती थी कि ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप वहां पर देखना कि क्या मेरे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। अब यहाँ से कि अगर इस फॉर्म में है तो आपका वहां पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाई होगी सॉल्यूशन निकालते समय, ठीक है बेटा। तो यहाँ से अगर मैं डीपी अपॉन डीएक्स की वैल्यू की बात करूं तो ये पूरा पोर्शन मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा p माइनस फाई ऑफ p अपॉन x फाई डैश p प्लस के f डैश p, ये आ गया x फाई डैश p प्लस के f डैश p, ये मेरे पास आ गया। तो मैं वहां पे आपको हिंट देती थी कि देखो यहाँ भी p यहाँ भी p, सिर्फ x एक बार बैठा है, x क्या है एक बार बैठा है, तो यहाँ पे कोशिश करो। तो मेरे पास क्या होती थी, हम जब पहले पढ़ते थे dy अपॉन dx प्लस के यहाँ पर py इक्वल टू क्यू, ऐसे ही होता था। बट यहाँ पे y की जगह मैंने क्या बैठाना है यहाँ पे बेटा x, तो यहाँ x आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा dx, तो यहाँ पे ये अपॉन में तो dx ऊपर चाहिए, तो यहाँ पे क्या चाहिए मुझे dx अपॉन dp, तो इसको पलट दो, ठीक है, पलट दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x फाई डैश p प्लस के f डैश p अपॉन में p माइनस के फाई ऑफ p, ऐसे ही करते थे, ऐसे ही बताया था, ठीक है। पर जब तक हमें ये नहीं पता था कि लेग्रांजे इक्वेशन है, अब लेग्रांजे इक्वेशन जैसे ही आप देखोगे तो ये चीज समझ जाना भाई, यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फंडा यूज होने वाला है, ठीक है, तो उसी हिसाब से आप सेट कर लोगे। पहले तो मैं सिर्फ ये देखती थी कि एक बार है इस तरीके से करके, है ना, अब जैसे ही इसके अपॉन में अलग इसके अपॉन में अलग, ठीक है, आगे बात समझ। तो यहाँ तक का हमारे पास जो काम था ये वाला देखो, इसके अपॉन में यहाँ तक का मैंने आपको समझा दिया कि इस तरीके से हमारे सामने आता था, कैसे हमें अपने माइंड में ये चीज सेट रखनी थी कि ऐसे भी हमें करना है, ठीक है। और ये चीजें आपको मैं सच में बताऊं, क्योंकि हमने भी देखो जब अपने टाइम पे पढ़ा था तो इस तरीके से तो नहीं था, ठीक है, जब हम पढ़ाते हैं तो वो एक अलग चीजें होती है, सब चीजें आप पूरा अपना प्रॉपरली 100% लगा देते हो कि बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाना है। एंड हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने हमें बहुत नॉलेज दी है, उनसे ही जो आज हम हैं अपने गुरुओं की वजह से ही, अपने टीचर्स की वजह से ही है। पर मेन चीज क्या आती कि हमें किसी ने ये चीजें नहीं सिखाई थी इस तरीके से, हम क्या देखते थे उस टाइम पे, ये चीजें देखते थे कि ऐसे है ये चीजें, है ना। और वहां पे आई थिंक ग्रेजुएशन में हमें ना पर्टिकुलर चैप्टर ही कराए जाते थे जिससे हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाए, मतलब एग्जाम में जो यूनिट आती थी वे यूनिट हमारी कवर अप हो जाए, इस तरीके से हमें कराया जाता था, ठीक है। तो वो चीज है, अब जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ और मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो भी मेरे स्टूडेंट हैं वो ये चीजें पढ़े ना, लाइफ में कभी भूले ना। जैसे हम 6th-7th में मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, है ना, और बहुत छोटी छोटी चीजें हम नॉर्मली यूज कर जाते हैं, तो यही ऐसे ही मतलब मेरा टारगेट रहता है कि जो चीजें आपने पहले पढ़ी उसको ही रिलेट करके मैं पढ़ाऊं और आप भूलो ना, है ना, ठीक है। तो वही पूरा पोर्शन हमने, ऐसा नहीं है पहली बार ये वाला पोर्शन कर रहे हैं, ये सॉल्वेबल फॉर वाई में हम कर चुके हैं, है ना, पर वहां पे हमें नहीं पता था कि लेग्रांजे इक्वेशन, अब जाके इनसे हमारी जानकारी हुई है भाई ऐसी शक्ल दिखाई देगी तो ये लेग्रांजे इक्वेशन है ना, लेग्रांजे इक्वेशन है, और इसमें हमारा ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज होगा तो किस तरीके से आपने
ये मैंने पहले बताया था। अब आप ये चीज देखना, जैसे ही यहाँ पे आओगे आपने देख लिया x एक बार है भाई लैग्रांजे, अब वो तो आपको पता ही चला लैग्रांजे वाले का, तो इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज होगा, तो पलट के लिख दो। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। ये चीज हमेशा याद रखना, उस फील्ड में आपको आगे जाना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। मार्क्स मैटर नहीं रखते हैं। आप सोचते हो कि परसेंटेज किस सब्जेक्ट में ज्यादा परसेंटेज आई है, इस सब्जेक्ट में ज्यादा, वो मैटर ही नहीं रखती है। आप ये देखो कि आपको जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में खुशी होती है, आपको जिस सब्जेक्ट को पढ़ने का मन करता है, आप जिस सब्जेक्ट को मतलब पढ़ा सकते हो, है ना, उसी सब्जेक्ट में आप आगे अपना एंट्री करो, उसी सब्जेक्ट में आगे बढ़ो। ठीक है, और किसी से ये चीज नहीं है, क्योंकि ये चीज आप जानते हो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। ऐसा होता है कि जब मैंने 10th पास की तो उस टाइम पे मेरे को बोला गया कि बायोलॉजी ले लो, है ना, बायोलॉजी करना चाहिए। जो फैमिली के मेंबर होते हैं उन्होंने बताया कि बायोलॉजी ले लो और अपना आगे डॉक्टर MBBS की तैयारी कर लेना। पर मेरा बायोलॉजी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। शुरू से ही मेरा जो है मतलब मैथ में ज्यादा इंटरेस्ट रहा, क्योंकि मैथ का जो पूरा बेस है वो मेरे पापा ने मेरा बनवाया है। ठीक है, एंड उसके बाद फिर मन में रहा कि बीटेक करनी है, बीटेक का भी वो चीज हट गया। फिर मेरे को लगा कि नहीं, मुझे टीचिंग फील्ड में जाना है। मुझे ये चीज उसी टाइम पे रियलाइज होगी जब मैं पढ़ाती थी ना, तो मेरी जो टॉपिक थे वो मेरे और ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर होते थे। ठीक है, एंड मुझे एक खुशी भी मिलती थी। जब मैंने ग्रेजुएशन करी तो ग्रेजुएशन में मेरे जो जूनियर होते थे, जैसे मैं अगर 3rd सेमेस्टर में 2nd ईयर में हूँ, तो मैं 1st ईयर वाले जो बच्चे थे उनको टीच करती थी विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, बस ये था कि उनको पढ़ा के खुशी मिलती थी, और जो मतलब मैंने पीछे पढ़ के छोड़ दिया है वो मेरे माइंड में सेट रहता था कि हाँ 1st सेमेस्टर में ऐसे पढ़ा था, 2nd सेमेस्टर में ऐसे पढ़ा था, वो चीजें माइंड में रहती थी। ठीक है, तो मेरे को पढ़ाना पहले से ही था, मतलब मुझे खुशी मिलती थी, तो उसी को मैंने अपना प्रोफेशन बनाया। एंड वही चीज है। और अगर मैं BSc की बात करूं तो BSc में जब मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों से की है BSc, तो उसमें मेरे केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा परसेंटेज थी, 90 अबव थी। फिजिक्स में भी 87 के अप्रोक्सीमेटली थी, पर मैथ में मेरे जो थे 75% थी BSc में। तो अब परसेंटेज के बेस पे अगर मुझे जाना होता तो मैं केमिस्ट्री या फिजिक्स चूज करती, पर उनमें मेरा कोई इंटरेस्ट था नहीं। उस टाइम पे जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी तो ऑनर्स का सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा जल्दी से किसी यूनिवर्सिटी में ऑनर्स मिलता नहीं था। अब तो सब जगह होता है कि मैथ ऑनर्स में आपको ऐसा भी है ना, मैथ ऑनर्स कर सकते हो। उस टाइम पे कि भाई तुम्हें PCM से ही BSc करनी पड़ेगी, उस टाइम पे ये था। तो मेरा भले से मैथ में परसेंटेज डाउन थी, मतलब 75 थी, ठीक थी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डाउन थी, है ना, पर ये था कि भाई मैथ पढ़ने में मजा आता है, मैथ पढ़ाने में अच्छा लगता है, मैथ पढ़ने में 24 घंटे पढ़ सकते हो, 24 घंटे पढ़ा सकते हो, तो वो चीज है। तो कभी भी ये चीज मत रखना कि इस सब्जेक्ट में ज्यादा परसेंटेज, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इस सब्जेक्ट में ज्यादा परसेंटेज आई है ना तो उस सब्जेक्ट की साइड चल जाता है, नहीं। ठीक है, मार्क्स से मैटर नहीं रखता, जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको खुशी होती है, चाहे वो बायोलॉजी हो, आर्ट्स हो, जोन सा भी, कॉमर्स हो। ठीक है, इजी हार्ड कुछ नहीं होता, हर सब्जेक्ट हार्ड होता है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को पूरी शिद्दत से पढ़ोगे ना, हर सब्जेक्ट हार्ड होता है बेटा। ठीक है, आप ये मत सोचो कि आर्ट्स वालों के लिए बहुत आसान है, कोई भी कर लेता, करने वाले बहुत होते हैं। पर मैं ये भी कहती हूँ कि आर्ट्स वाले बच्चों के लिए ना जो थ्योरी पोर्शन है, मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट है। मैं खुद बता, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। ठीक है, तो वही चीज है, मेरे को मैथ आसान लगता है। तो जो आपको बढ़िया लगे, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, वो ऑटोमेटिक आपके लिए बढ़िया होगा। ठीक है, आगे बात समझ, और आगे अपना कंटिन्यू करते हैं बेटा। ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है बेटा। एंड इतना पोर्शन हमारा हो गया और ये सब चीजें हमने करी हुई है। ठीक है बेटा, जैसे ही यहाँ पे हम आए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे dx अपॉन dp। अब इसके अपॉन में अलग, इसके अपॉन में अलग, आगे बात समझ। तो मेरे पास फॉर्म कैसी बननी चाहिए, dx अपॉन dp प्लस यहाँ पे कैपिटल P, मैं वैसे ले रही हूँ, ये स्मॉल वैसे P है ना, तो यहाँ पे मैंने दूसरे तरीके से ले ली। यहाँ पे जो ये है ये आएगा यहाँ पे x और यहाँ पे q। तो मेरे पास देखो यहाँ पे, और ये जो P और Q है ना यहाँ पे, ये दोनों फंक्शन होंगे P के, जो यहाँ बैठा होता
उसके ये फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो dx अपॉन dp यहीं पे, अब इसके अपॉन में अलग, इसके अपॉन में अलग कर दिया। अब ये वाला पोर्शन इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है, इधर आके माइनस में। इन्होंने ये स्टेप्स यहाँ पे थोड़ा सा वो किया हुआ है, इसको ना मैं ऐसे कर लेती हूँ, इसको एक साइड शिफ्ट कर देती हूँ जो मैं उधर की साइड करा दूं, ठीक है। इसको अगर मैं ऊपर की साइड वो भी करूंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये आता है। अब देखो इसके ये चीज यहाँ पे मेरे पास आ चुका है, अब ये प्लस में इधर से माइनस में, तो मेरे पास क्या होगा बेटा dx अपॉन, एक मिनट इसको जूम और कर दूं जिससे क्लियर विजिबल है ना यहाँ पे। तो मेरे पास क्या हो जाएगा dx अपॉन dp, ठीक है, ये इधर प्लस में था, इधर आके माइनस में, माइनस फाइव डैश p अपॉन क्या है बेटा p माइनस के फाइव ऑफ p, ओके। और यहाँ पे मेरे पास x और इक्वल टू में f डैश p अपॉन p माइनस के फाइव ऑफ p, p माइनस के फाइव ऑफ p, ये मेरे पास आ गया। अब देखो मुझे यहाँ पे प्लस चाहिए, तो यहाँ से नेगेटिव साइन को मैं बाहर ले सकती हूँ, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, ये आ गया। तो यहाँ पे वही पोर्शन लिखा है फाइव डैश p अपॉन फाइव ऑफ p माइनस के p, ठीक है, एक्स दी। अब देखो यहाँ पे वही जो चीज है dx अपॉन dp, यहाँ पे x बैठा, यहाँ पे पूरा का पूरा p का है, और यहाँ पे भी मेरे पास क्या है p का। तो ये मेरे पास क्या बन गई बेटा, कौन सी इक्वेशन वो हो गई मेरे पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर मेरे पास आ चुकी है, ठीक है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई तो उसको सॉल्व करने का हमारे पास क्या है बेटा, तरीके होते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको देखो सॉल्वेबल फॉर y में अच्छे से बड़े ही बेहतरीन तरीके से मैंने कराया हुआ है वहां पे भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है आप पहली बार सुन रहे हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और क्या नाम है इसका जो है हमारी उसमें भी मैंने आपको बताया हुआ है, जहां पर यूज हुआ उसके बेसिक मतलब किस तरीके से है। अगर आपको पूरा का पूरा डिटेल में जानना है तो हमारा यूट्यूब पे भी ये पड़ा हुआ है, CSI नेट जो है उसमें ये टॉपिक पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, ठीक है। जो भी मतलब यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी वालों की प्लेलिस्ट अलग होती है, CSI नेट वालों को तो पता ही है ना बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो मेरे पास बेटा यहाँ पर ये आ गया। अब ये मेरे पास क्या बन गई बेटा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन x और p में। तो यहाँ पर आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब हमारे पास आ जाती है तो वहां से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के वहां से हम सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालने के बाद हमारा वहां से यही निकालना होता है, सॉल्यूशन निकल के आ गया और जयराम जी की, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे जैसे ही सॉल्यूशन आपका निकलेगा तो सॉल्यूशन में देखो यहाँ पे पहला स्टेप कि जो सॉल्वेबल फॉर y के लिए बात कर रही हूँ, क्योंकि y के लिए हो रहा है ना कि y को x और p की टर्म में आप लिख पा रहे हो, तो पहला स्टेप उससे हो रहा है। दूसरा dy अपॉन dx, तीसरा dy अपॉन dx की जगह p पुट कर रहे हो। चौथे में आपने सॉल्यूशन निकाल लिया, यहाँ पे कंफर्म हो गया क्योंकि लैग्रांज इक्वेशन है। तो यहाँ पर हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज होगा, किसका बेटा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ से जब आप सॉल्यूशन निकालोगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, x और p है। जब इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो कोई ना कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा, तो मेरे पास x p c में मेरे पास इसका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। अब जब भी हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो यहाँ पे दो तरीके की भाई हमारे पास सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, या तो p इक्वल टू कुछ निकल के आ जाए, ठीक है, या ना निकल के आए, जैसे आ रहा है वैसे उसी तरीके से कि x को है ना इस तरीके से आता है। तो सिंपल सा फंडा, यहाँ पर भी हमें वही पोर्शन अप्लाई करना है। अगर p की वैल्यू मेरे पास निकल के आ जाती है तो आप p को एलिमिनेट करके, मतलब जो आया है p की वैल्यू को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करके p की वैल्यू को एलिमिनेट कर दोगे, स्टेप नंबर 5 का केस नंबर फर्स्ट, ठीक है, वैल्यू पुट कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास p की वैल्यू नहीं निकल के आ रही है, ठीक है, सिंपल xpc मतलब इन तीनों को लेके कोई रिलेशन सा मतलब कोई रिलेशन बन के आ रहा है, x इक्वल टू आ रहा है या xp इक्वल टू इस तरीके से आ रहा है,
तो आप क्या करोगे, जो हमारे पास स्टेप नंबर 5 होगा उसमें आप p को एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, तो उसमें हम x को pc के टर्म में लिख दो, लिखा जा रहा है तो, नहीं लिखा जा रहा तो जो रिलेशन आपके पास आया सॉल्यूशन में वो एज इट इज, ठीक है। दूसरा y जो हमारे पास होगा उसको भी p और c की टर्म में लिख दो, अदर उसमें अगर x की वैल्यू है तो पुट करके लिखो, नहीं है तो एज इट इज। तो जो हमने सॉल्वेबल फॉर y में किया था बेटा वही काम यहाँ पे करना है। सबसे पहले ये चेक करना है सॉल्वेबल फॉर, ये तो हो गया आपका दूसरा dy/dx, तीसरा आपको dy/dx की जगह p पुट करना है, चौथा आपको सॉल्यूशन निकाला, यहाँ पे सॉल्यूशन निकालने में ही कंफर्म हो गया कि यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज होगा। सॉल्यूशन निकालते समय या तो p की वैल्यू निकल के आएगी या नहीं आएगी, इसी बेस पर आपने स्टेप नंबर 5 में काम करना है। p की वैल्यू निकल के आ गई तो आप क्या करोगे, उसको एलिमिनेट कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे तो वहां पे आपके पास मतलब p की वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर आपके पास p की इक्वल टू वैल्यू निकल के नहीं आती है तो आप क्या है, जो भी रिलेशन आपके सामने आया है उसको लिख दो और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख दो। अगर आप उसको x pc के टर्म में लिख रहे हो तो लिख पाओ, है ना, लिख दो, या y को भी p और c की टर्म में, जैसे उसमें किया था सेम वही प्रोसीजर है, ठीक है। आगे बात समझ, और यहीं पर ये वर्किंग रूल आपको दिया हुआ है, तो कोई नई ताजी बात यहाँ पे वर्किंग रूल में है नहीं है। सबसे पहले आपको क्या है, इसका वर्किंग रूल यही रहेगा कि आपको चेक कर, क्योंकि सॉल्वेबल फॉर y में जो है हमारे पास सब चीजें हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से उसमें है ना, पर उसमें एक फिक्स मतलब इस तरीके की फॉर्म आएगी तो उसको हम लेग्रांजे बोल रहे हैं, लेग्रांजे इक्वेशन। तो इसमें सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि क्या मेरे पास ये वाली फॉर्म बन रही है, y = x ओनली p का फंक्शन प्लस p का फंक्शन, है ना, y = x केवल p का फंक्शन प्लस p का फंक्शन। अगर इस तरीके से आपके सामने फॉर्म बन रही है तो ये मेरे पास होगी लेग्रांजे इक्वेशन। लेग्रांजे इक्वेशन मतलब इसको y को x p के टर्म में लिख पा रहे तो सॉल्वेबल फॉर y से फंडा चलेगा। फिर आप निकालोगे dy/dx, सेकेंड स्टेप, उसमें थर्ड स्टेप में dy/dx की जगह क्या रखोगे, p, ठीक है, वो थर्ड स्टेप हो जाएगा। इसको मैं मान लेती हूँ सेकेंड स्टेप, यहाँ पे नहीं रखते, ठीक है, यहाँ तक रहेगा। फिर ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे थर्ड स्टेप, ये हो जाएगा फोर्थ और ये हो जाएगा फिफ्थ। इस तरीके से आप कर लेना, ठीक है। तो फिर यहाँ पे इसको हटा दो, अभी कर दिया ना थर्ड स्टेप, तो यहाँ पे मेरे पास थर्ड स्टेप में पुट कर दोगे, पुट करके स्टेप नंबर 4 में आपको पता है दिस इज द लेग्रांजे इक्वेशन, तो यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज होगा। यहाँ पे फालतू का कोई माइंड नहीं लगाना है, ठीक है। तो आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है, पलट के उसी फॉर्म में बना लेना है और वहां से सॉल्यूशन निकाल लेना। सॉल्यूशन जब निकालोगे तो दो तरीके की सिचुएशन होगी, या तो p की वैल्यू निकलेगी या नहीं। p की वैल्यू निकलेगी तो एलिमिनेट करके आप सॉल्यूशन लिख दोगे, p की वैल्यू नहीं निकल पाई तो आप क्या करोगे, जो भी आपके पास सॉल्यूशन आया वो और जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको एक साथ लिखोगे, अब वो आपका सॉल्यूशन दे देंगे। जैसे x को pc की टर्म में, y को pc की टर्म में, ठीक है। आगे बात समझ, तो ये पूरा का पूरा फंडा था हमारा लेग्रांजे इक्वेशंस के लिए कि किस तरीके से करना है, और लेग्रांजे इक्वेशन से ही हम स्क्वायर रूट वाला पोर्शन भी पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में देखो मैंने इसका पूरा का पूरा बेसिक बता दिया, हर उसका मैं पूरा का पूरा बेसिक आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट उसमें हम करेंगे इसका एक एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रखा, फिर मैं जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें लेग्रांजे और स्क्वायर रूट दोनों के एक साथ दे रखे, तो मैं पहले लेग्रांजे वाले क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के डन कराऊंगी, फिर मैं कराऊंगी स्क्वायर रूट वाले, फिर उसके क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम करेंगे इसका एग्जांपल और समझेंगे अच्छे तरीके से। ऑलरेडी इससे रिलेटेड हम कर चुके हैं, पर अब ये स्पेशल केस यहाँ पर बन के आ चुका है। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस कोर्स के बारे में अगर आप ऐप पे पढ़ रहे हो ना, अगर आपने अपने फ्रेंड सर्कल में नहीं बताया है, जूनियर्स को नहीं बताया, तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो हमें सपोर्ट कीजिए, स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।